एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा तो प्राचीन भारत के इतिहास का सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैं एक वीडियो आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो अगर आप नहीं देखा उसको तो 100 क्वेश्चन का वो देख लीजिए। आज भी इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन लगभग करने वाले हैं, ठीक है। और ये लगभग मैं आपको 500 क्वेश्चन करवाऊंगा, डे बाई डे करवाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको सूचित करता चलूँ कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी जो भी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक वाइज यानी कि टॉपिक वाइज आपको हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी आपको प्लेलिस्ट हमारी जियोग्राफी की भी मिल जाएगी, निःशुल्क रहेगी, ये एनटीपीसी के लिए है, तो आप लोग जाके उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था। आपको पता हड़प्पा मोहनजोदाड़ो इस समय जो है जो मोहरें बनाई जाती थी उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता था। उस समय वो धातु एक चलती थी, उसका नाम है सेल खड़ी, तो उस समय सेल खड़ी धातु का प्रयोग किया जाता था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था? मुख्य व्यवसाय कृषि था, ठीक है। कहीं कहीं व्यापार मिलता तो वो गलत है, मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला है सिंधु जो हड़प्पा सभ्यता के समय घरों का निर्माण किससे किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के समय जो घरों का निर्माण है ईंटों से किया जाता था। किससे? ईंटों से किया जाता था। अगला प्रश्न है चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य किस राज्य से प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से मिले हैं। लोथल कहाँ है? हमारा गुजरात में है। तो चावल खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से? लोथल से मिले हैं, और लोथल जो है गुजरात में है। अगला है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जहां मकानों का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता है। जो यानी कि मकान होते हैं तो उनका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता है, तो कौन सा ऐसा स्थान था मात्र? वो था लोथल। और बाकी के जो स्थान थे हमारे प्रमुख, जो 6-7 स्थान थे, उनके दरवाजे क्या थे? पीछे की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर को नहीं खुलते थे। सिर्फ लोथल एक ऐसी जगह था जिनके जो घरों का दरवाजा है वो मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। अगला प्रश्न है हमारा स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ। तो स्वतंत्रता अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन जो गुजरात में हुआ था, ठीक है। अगला है किस स्थान से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो लोथल। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुई है, ठीक। अगला है हड़प्पा सभ्यता संबंधित किस स्थलों से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सारे प्रश्न क्या है जो वन लाइनर जो पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में नहीं है, वो एमसीक्यू में मैं आपको करवा दूंगा, आप एक बार वन लाइनर भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित जो अग्निकुंड के साक्ष्य हैं ये लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो लाल रंग का। कौन सा रंग? लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा है। तो मांडा। मांडा कहाँ है? गुजरात में है, सॉरी जम्मू कश्मीर में। तो सबसे उत्तर यानी कि सबसे ऊपर साइड कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो मांडा है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। समझ में आ गया। अगला है सेंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है। तो सेंधव सभ्यता का जो दक्षिणतम स्थल है ये दायमादाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है सेंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो सेंधव सभ्यता का जो है सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीर है, जो उत्तर प्रदेश में है। समझ में आ गया। अगला है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी केंद्र कहाँ है। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी केंद्र है ये कहाँ है? ये मकराना है। मकराना कहाँ है? बलूचिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। अगला है मापतौल के लिए पैमाने की खोज किस स्थान पर हुई थी। यानी कि मापतौल के लिए पैमाने की खोज किस स्थान पर हुई थी? लोथल। जैसे हम 1 किलो चीनी लेने जाते हैं दुकान, तो हम 1 किलो का जो बाट दिखता है तो ये क्या है? मापतौल के लिए कि पैमाना बनाया गया, तो वह सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, उसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये लोथल में मिले। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगला है हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पाकालीन जो समाज है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्गों में क्या था? विभक्त था। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला है सिंध का बाग जिसे कहा जाता है नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है। तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस राज्य का था। तो त्रिभुजाकार था। किस प्रकार का था? किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार था, ठीक। अगला है यानी कि कुछ इस प्रकार का था। अगला है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ये मिलता है आद्य शिव। आद्य शिव का मिलता है, ठीक है। अगला है
सिंधु सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त मोहरों किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का उत्कीर्णन हुआ है। यानी कि आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि जहाँ से मोहरें प्राप्त हुई जो सिलखड़ी की बनी थी, उसमें किस पशु के चित्र का मिला है? तो उसमें बैल का चित्र मिला है। अगला है हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। किस नदी के किनारे है? तो सतलुज नदी के किनारे है। अगला है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किस स्थान से चलता है? तो धौलावीरा से चलता है। कहाँ से? धौलावीरा से चलता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं घरों में कुएं के अवशेष, क्योंकि पानी निकालने का वहां से काम किया जाता था। अगला है हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। अगला है मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार। मोहनजोदाड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं? तो लोहे से। सबसे पहले उन्होंने तांबा देखा, तांबा का जो उपयोग करते थे, लेकिन लोहे से वो एक भी परिचित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर लोहा हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। अगला है हड़प्पा सभ्यता संबंधित युगल सावधान के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? तो ये लोथल से मिले हैं। यहाँ की सावधान यानी कि जैसे आप कब्रिस्तान बोल सकते हैं, शमशान घाट बोल सकते थे, लोथल से मिले हुए हैं। अगला है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। अगला है ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से पुकार, सिडन, सिंडन या सीडन इसके नाम से पुकारा करते थे। अगला है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा के काल में तांबे का रथ ये दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से प्राप्त हुआ था। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो बाघ का हुआ है, हाथी का हुआ है, गैड़ा का हुआ है, भैंसा का हुआ है और हिरण का हुआ है। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से क्या करना है? याद रखना है। ठीक। अगला है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से जो पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला है मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मनके बनाने का जो कारखाने का साक्ष्य ये चनहूदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से? चनहूदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला है चनहूदड़ो नामक स्थान वर्तमान में किस देश में है? तो ये सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में है। ठीक है। अगला है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा में है। ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ, जब मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवाया था तो उसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पर वैदिक काल, उसमें मैंने पूरा वैदिक काल करवाया 100 क्वेश्चन। उसके इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है। जो 4 वेद है हमारे, नया कौन सा है, सबसे आधुनिक कौन सा है, किसमें संगीतों का वर्णन किया गया है और किसमें जादू टोना का, किसमें आयुर्वेद का वर्णन किया, आदि मैंने 100 क्वेश्चन फर्स्ट वाली वीडियो में करवाए। और सेकेंड वाली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ये पूरी वीडियो है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके सिंधु घाटी सभ्यता चूँकि बड़ा टॉपिक पड़ा जाता है, तो इसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखने को मिलेगा और जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि के बारे में देखने को मिलेगा। अगला है राखीगढ़ी नामक स्थल किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। अगला है सिंधु सभ्यता के समय टिन और तांबा आयात किन देशों से किया जाता था? तो अफगानिस्तान तथा ईरान से किया जाता था। अगला है लोथल में आग में पकी हुई ईंटों का क्या कहते हैं? तो आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता है। अगला है लोथल नामक स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित थे? तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित थे। अगला है जौ की खेती के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये बनावली से प्राप्त हुए हैं। बनावली कहाँ है? ये हरियाणा में है। अगला है बनावली किस नदी के तट पर है? तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान जिसे आलमगीरपुर नदी के तट पर बसा हुआ था, तो किस नदी के? आलमगीरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ था। ये पूर्वी स्थान है, सबसे कौन सा? पूर्वी स्थान है। अगला है हड़प्पा सभ्यता संबंधित सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सर्वप्रथम जो कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल, रंगपुर, धौलावीरा नामक स्थल किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? जो पशुपति की उपासना करते थे, अर्थात शिव।
अगला है, शीशे का आयात किस देश से किया जाता था? तो ईरान से किया जाता था। शीशा हो गया और ये तांबा, टीन, ये ईरान से किया जाता था, अफगानिस्तान से। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोगों में क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? तो वस्तु विनिमय था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है, वस्तु विनिमय था। जैसे समझ गया आप? अगला, यानी कि उस समय चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता था, वस्तु उसके बदले में देना पड़ता था। जैसे गांव में आज भी क्या है, जैसे कोई चीज़ क्या है आती है गांव में, वो लेकर आते हैं फेरी वाले, तो उसमें बदले जो चावल दे दो, गेहूं दे दो, उसके बदले उसी तरह से उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में सावधान के कितने प्रचलित थे? कितने यानी कि प्रकार थे? तो 3 प्रकार थे, ठीक है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युगीन सभ्यता थी? किस प्रकार की युगीन सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास रख करते थे? तो मात्र शक्ति में विश्वास करा करते थे। अगला है, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश पुंज जो है ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब देखिए, हमारे जो शुरू के 50 क्वेश्चन थे ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। अब जो हमारे प्रश्न आ गए ये गौतम बुद्ध से संबंधित आ गए, नहीं बौद्ध धर्म से संबंधित आ गए। इसमें थोड़ा सा आपको जैन धर्म में देखने को मिलेगा, अगले वाले में आपको मिक्स मिलेगा, मिसलिनियस मिलेगा, यानी कि आपको नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, जो कि ये फर्स्ट पार्ट में हो चुका है, लेकिन इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अगला है, गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की? तो गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। किसकी? बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और वहीं से जो है बौद्ध धर्म निकल कर आया था, ठीक है। अगला है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। अगला है, महात्मा बुद्ध किस वंश के से संबंधित थे? तो शाक वंश से संबंधित थे। अगला है, उनके माता तथा पिता कौन थे? तो उनकी माता का नाम था महामाया और पिता का नाम सुशोधन था, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपको खूब स्टोरी पता होगी कि उन्होंने क्या किया था, कि सिद्धार्थ को क्या, यानी कि उनका एक पुत्र था राहुल, उन्होंने क्या किया था कि 16 वर्ष उनकी आयु में उनका गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था, यानी कि सिद्धार्थ जब कहा जाता था उनको, तब वो राहुल और अपनी पत्नी को छोड़ के क्या कर गए थे? चले गए थे। तब उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वहीं से उनको गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध की उपाधि प्राप्त हुई थी, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है, महात्मा बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में किससे विवाह करवाया गया था? तो यशोधरा से करवाया गया था, और यशोधरा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसका नाम राहुल था। अगला है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु में सैर पर कर रहे तो कितने दृश्यों को क्रमशः देखा था? तो 4 दृश्य देखे थे। 4 दृश्य को देखकर उनके पूरे जीवन को उन्होंने बदल दिया। 4 दृश्य कौन कौन से थे? तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, और एक यानी कि सैया थी या सौ था, और एक सन्यासी था। तो उन्होंने सन्यासी वाले को अपना आदर्श माना कि सन्यासी जो है सबसे अच्छा मार्ग है ये, यानी कि मोक्ष का। अगला है, महात्मा बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो महात्मा बुद्ध ने देखिए 16 वर्ष की आयु में उनका क्या कर दी गई? शादी कर दी गई यशोधरा से, ठीक है। और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया, यानी कि शादी से लगभग 13 वर्ष बाद, ठीक है, 13 वर्ष बाद लगभग शादी से उन्होंने गृह त्याग कर दिया, ठीक है। उसी बीच उन्होंने 13 वर्ष के बीच राहुल की प्राप्ति हुई, यानी कि उनके पुत्र का नाम राहुल है। अगला है, बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4 आपको मिलेंगे, महावीर निष्क्रमण हो गया, और जैसे चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा, महानिष्करण हो गया, संबोधि हो गया, ये 4 शब्द आपको मिलेंगे, हर बार पूछा जाता है। तो जो सिद्धार्थ थे उन्होंने जब गृह त्याग किया, तो इस घटना को जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, जब वो गृह छोड़ कर आए, घर छोड़ के निकले बाहर, तो उन्हें गुरु मिला, उनका नाम था अनार कलाम, अलार कलाम, जब उनके प्रथम गुरु थे। जब उनके कुछ देर शिक्षा ली, कुछ देर तक, कुछ समय तक उनके साथ व्यतीत किया, फिर उनका वहाँ मन नहीं लगा, तो वहाँ से वो क्या करेंगे? आगे चले गए थे, ठीक है। अगला है, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा जो उनके प्रथम गुरु थे, उनके प्रथम गुरु का क्या नाम था? तो उनके प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम, वहीं से उन्होंने जो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कितने वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख की पूर्णिमा थी, उसी को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में अभी भी मनाया जाता है। देखिए आप डेट 3 याद रखें, 16, इसके बाद 16 के बाद आप लोग याद रखेंगे, 16 के बाद क्या था?
इसके बाद आपको याद रखना 29, इसके बाद रखना 35। तो 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष के जब थे सिद्धार्थ, तो उनकी शादी करवाई गई थी। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। और 35 वर्ष की आयु में उनको क्या मिल गया था, उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगला है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बहुत आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताऊंगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस घटना को संबोधि कहा जाता है। अगला है, बैसाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो नदी कौन सी है? निरंजना नदी है। और जो है स्थान कौन सा है, पेड़ कौन सा है जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पेड़ है पीपल का पेड़। ठीक है, और स्थान तो बोध गया स्थान था। अगला है, जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? तो वह स्थान जो बोध गया कहलाया, यानी कि बोध गया कहाँ है? बिहार में है। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो अपना प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था, और सारनाथ कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला है, प्रथम उपदेश की घटना को किस नाम से जाना जाता है? जो प्रथम उपदेश की घटना को ये धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे किस भाषा में थे? तो ये पाली भाषा में थे। अगला है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो सर्वाधिक उपदेश श्रीबस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। दोनों जगह उत्तर प्रदेश में पड़ती है। और किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, अगला है, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? तो कंथक नाम था। क्या? उनके घोड़े का नाम कंथक था। अगला है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है ये 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, अगला है, महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब आपको मैं थ्योरी पोर्शन करवाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो थ्योरी पोर्शन तो मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे बौद्ध धर्म करके एक वीडियो पड़ा है पूरा, तो आप उसको जाके 15 से 20 मिनट का पूरा बौद्ध धर्म उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? तो बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। अगला है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक है जो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ। अगला है, संघ संबंधी नियम दैनिक आचार विचार का संग्रह किसमें है? तो ये विनय पिटक में। देखिए 3 पिटक थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और एक पिटक था, एक और पिटक था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो जो नियम थे, दैनिक नियम थे, यानी कि जो बौद्ध हैं उनको दैनिक में क्या करना चाहिए, उनका दैनिक नियम, सगे संबंधी नियम, वो विनय पिटक नामक किताब में था, यानी पुस्तक में था। अगला है, अभिधम पिटक में क्या संग्रहित है? यानी कि अधम पिटक में क्या? जैसे विनय पिटक में हमने आपको बताया कि सगे संबंधी नियम, दैनिक क्रियाकलाप से संबंधित नियम थे, उसी प्रकार अभिधम पिटक में क्या संग्रहित था? तो अभिधम पिटक में प्रश्नोत्तर क्रम और दार्शनिक सिद्धांत जिसमें संग्रहित थे। ये पूछा जाता है दार्शनिक सिद्धांत किस पीटक में था? तो ये अभिधम पीटक में था। अगला है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? तो बुद्ध हो गया, धम्म हो गया और संघ। तो ये त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा गया? तो भिक्षुक कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? भिक्षुक कहा गया। अगला है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा जाता है? तो उपासक कहा जाता है। यानी कि वो गृहस्थ जीवन भी व्यतीत कर रहा है अपना और वो बौद्ध धर्म अपना रहा है तो उसे उपासक कहा जाता है। अगला है, बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता था? तो उपसंबंधा यानी कि प्रवज्जा कहा जाता था। अगला है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। तो पहले क्या था, बौद्ध धर्म में क्या था, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। ठीक है, महिलाओं का प्रवेश क्या था, बौद्ध संघ में क्या था, वर्जित था। लेकिन महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर जो है इनको सबसे पहले एक महिला को प्रवेश दिया गया, उस महिला का नाम था प्रजापति गौतमी। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? तो सॉरी द्वितीय, यहाँ पे गलत होगा क्योंकि यहाँ पे एकदम सही होगा यहाँ पे, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में हुई थी? जो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 483 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, और द्वितीय किसके शासनकाल में हुई थी? द्वितीय जो है कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 383 में। आप ऐसे याद रखिए, 483,
फिर 383। अगर आपको ट्रिक याद करना तो आप मेरी ये बौद्ध धर्म वाली वीडियो देख लीजिएगा, थ्योरी वीडियो, तो उसमें आपको ट्रिक। तो ये कहाँ हुई थी सेकंड वाली? ये वैशाली में हुई थी। ये प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो ये 255 में हुई थी। कहाँ? 255 में कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। ठीक है। अगला है, लगभग 100 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 100 में हुई थी। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभक्त हो गए? तो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गए। तो कौन कौन से 2 भाग थे? तो 2 भाग थे, हीनयान और महायान। अगला है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, बौद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया गया? तो किस शैली में किया गया? तो मथुरा कला शैली में किया गया था। अगला है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां किस शैली में बनाई गई? तो गांधार शैली में बनाई गई। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार किस मार्ग का पालन करके निर्वाण प्राप्त हो जाता है? तो अष्टावक्र मार्ग का जो पालन करके जो निर्वाण प्राप्त हो जाता है। अगला है, तृष्णा के क्षेत्र होने जाने पर की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? उसे निर्वाण कहा है। यानी कि तृष्णा का मतलब होता है ममता। ममता, मोह जो खत्म हो जाता है अगर अपने पनों से, तो उस अवस्था को निर्माण कहा है महात्मा बुद्ध ने। अगला है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किस में वर्णित है? तो जातक कथाओं में वर्णित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म प्रतीक क्या है? तो कमल एवं साढ़। ये बहुत पूछा जाता है, कमल एवं साढ़ जो गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह है। अगला है, महात्मा बुद्ध के निर्माण का प्रतीक क्या है? तो पद चिन्ह है। क्या है? पद चिन्ह है। अगला है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को किस में रखा गया था? तो स्तूपों में रखा गया था। किसमें? स्तूपों में रखा गया था। अभी अभी आप देखते होंगे ये जो बौद्ध स्तूप है, तो ये महात्मा बुद्ध के जो शरीर के बाद अवशेष है जिसमें उनके स्तूपों में रखा गया। ठीक है। अगला है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान जो है नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे, यहाँ पर कुछ में डेट जैसे गड़बड़ हो गई है तो आप उनको करेक्ट कर लीजिएगा। जैसे एक में इसमें ये 72 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है तो आप इसको क्या नेट से सही कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो फर्स्ट वाले पार्ट मैंने क्या करवाया, मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ जिन्होंने बाद में देखा हो तो फर्स्ट वाले पार्ट मैंने आपको वैदिक तथा नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल ये सब करवा दिया। और जो सेकंड वाले वीडियो मैंने सेकंड वाला पार्ट जो अभी मैं करवा रहा हूँ, इसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता तथा बौद्ध धर्म पूरा पढ़ा दिया। जो कुछ बौद्ध धर्म की बातें अभी बचती हैं तो अभी मैं आगे क्या है थर्ड वाले पार्ट में आपको करवा दूंगा। थर्ड वाला पार्ट हमारा जो है मेन रूप से अब जैन धर्म रहेगा, मौर्य काल आएगा, ये सब सभी से संबंधित रहेगा। हमने ये ठाना है कि प्राचीन भारत का इतिहास हम आपको लगभग 500 क्वेश्चन में करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते अगली वीडियो पर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत।